तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट 2। तो इधर जो है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फिर बायोगैस जो होता है ये होता है मिक्सचर ऑफ गैस कंटेन करता है प्रीडोमिनेंटली मीथेन। ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है, ये बात याद रखना कि बायोगैस में प्रीडोमिनेंटली मीथेन होता है। हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि मीथेन H2 वगैरह निकलता है ना। तो फिर वही जैसे कि हाँ हमने पढ़ा था कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और उस दिन जो मैं आपको हाइड्रोजन सल्फाइड बोल रही थी, यहाँ पे एक गलती हो गई थी, ठीक है। ये H2S2 नहीं है, H2S होता है ये हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, ये H2 और H2 अलग अलग नहीं है, मैंने ये पढ़ा नहीं था। हाइड्रोजन सल्फाइड ये साथ में है, तो फिर ये H2S होता है, तो उसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस पे मीथेन होता है, ये प्रोड्यूस होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी के, जो कि यूज हो सकता है फ्यूल की तरह, है ना। माइक्रोबियल एक्टिविटी से मीथेन बनता है और उस मीथेन से फ्यूल जैसा एक्ट कर सकता है। अभी हमने इसका लगा था माइक्रोवेव। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, राइट, हमने पढ़ा था, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह सब पढ़ा हुआ है। अब जो टाइप ऑफ गैस जो प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो यूटिलाइज करते हैं, माइक्रोब और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल में रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डो, चीज मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, मेन गैस कौन सा प्रोड्यूस हो रहा था, CO2, है ना। फर्मेंटेशन ऑफ डो मतलब कि डो को फर्मेंट करना, फर्मेंट मतलब क्या होता है, फुलाना, राइट, चीज बनाना, और प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज मतलब कि पीने वाली चीज। हाउएवर काफी बैक्टीरिया जो होता है जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल में, कुछ बैक्टीरिया जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल में, ओके, ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, CO2 और H2 के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, ये क्या कर रहे हैं बताइए, ये लोग किस पे कर रहे हैं, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट, ठीक है, जो ग्रो है किस पे ग्रो करते हैं ये लोग, सेल्यूलोजिक मटेरियल में। बारिश होने लग गई है गाइस। बैक्टीरिया और फिर लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बहुत ज्यादा, ठीक है, H2 बहुत ज्यादा, और इधर मीथेन भी लिखा हुआ है, मीथेन तो मेन है हमारा, CH4 भी बहुत ज्यादा, ये सब कुछ बहुत ज्यादा अलग करते हैं जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं कलेक्टिवली किस क्या बोलते हैं, मिथानोजेन। और ऐसे कॉमन बैक्टीरियम का नाम क्या है, मिथानोबैक्टीरियम। मिथानोजेन, क्योंकि वो मतलब कि मेनली क्या करता है, मिथेन ही करता है, ठीक है। इस पे देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन है और CO2H2 नहीं है लार्ज अमाउंट, ठीक है, इसको हटा दीजिए। CO2H2 बस है लेकिन CH4 ज्यादा है। हम देखिए अब ये कौन करता है, मिथानोबैक्टीरियम एक मिथानोजेन का है, क्योंकि देखिए मीथेन अगर इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑफकोर्स इसका नाम मिथानोजेन होगा, तो फिर इसलिए इसका नाम मिथानोजेन है। और ऐसे कॉमन बैक्टीरिया मिथानोबैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरिया होते हैं कॉमनली कहाँ पे मिलते हैं, एनारोबिक स्लज। मेक्स कॉमन सेंस, क्योंकि जब एनारोबिक में ही ग्रो कर रहे हैं लोग मिथानोजेन, तो वो लोग एनारोबिक स्लज में ही मिलेंगे ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, राइट। हमने पढ़ा था ना कि जब सारे सारे एरोबिक हो जाता है, हमने पढ़ा था जब वो एजिटेटेड होता है एरेशन टैंक पे, है ना, तो उसके बाद फिर क्या बच जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल सारा चला गया, राइट, क्योंकि उसका BOD बहुत ही ज्यादा कम हो गया, फिर ऑर्गेनिक चला गया, इनऑर्गेनिक खाने के लिए कौन चाहिए हमको, एनारोबिक स्लज में हम लोग ये बैक्टीरिया को डालते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना ये प्रेजेंट होते हैं र्यूमेन में भी, जो कि एक पार्ट ऑफ स्टमक होता है, ठीक है। अरे ये जो बैक्टीरिया होते हैं ऑफ कैटल, ठीक है, कैटल मतलब कि गाय भैंस वगैरह, are lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen। देखिए अब जो रूमेन होता है मतलब कि जो प्लांट्स प्लांट्स खाते हैं ना गाय वगैरह, तो लोग प्लांट्स खाएंगे,
प्लांट्स में सेलुलोज होता है, सबको पता है प्लांट्स में सेलुलोज होता है, राइट। कभी हम लोगों की बॉडी उसको नहीं कर पाती ना डाइजेस्ट, क्योंकि सेलुलोज होता है, हमारा बॉडी सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाता, पर एनिमल कर पाता है। एनिमल का इंटेस्टाइन भी इसलिए बड़ा होता है, इसलिए एनिमल ना सेलुलोजिक मटेरियल उनके रूमेन में ज्यादा होता है। रूमेन मतलब कि आप वही खाने वाले पार्ट पार्ट को ही बोलेंगे, खाने वाले पार्ट का एक हिस्सा है, ठीक है, जो कि फूड कैटल में होता है, ये कैटल लोग घास चबाते हैं। अब रूमेन में ये जो बैक्टीरिया होता है ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज और प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ये सेलुलोज को मतलब कि तोड़ेगा, राइट। यही तो होता है बैक्टीरिया जो कैटल में होता है, हम में नहीं होता, इसलिए कैटल कर पाती है डाइजेस्ट। और ये जो है ना, और ये एक इम्पोर्टेंट रोल करता है न्यूट्रिशन के लिए भी, कैटल में अच्छा न्यूट्रिशन भी देता है। अब बताइए आपको क्या लगता है, ह्यूमन का डाइजेस्ट कर सकता है सेलुलोज इन फूड? इसका आंसर है नो। क्यों नहीं कर सकता? हमारे अंदर ये बैक्टीरिया नहीं होता है ना, बैक्टीरिया होना चाहिए ना, मिथानोजन होने चाहिए। दस जो एक्सक्रीटा है, डंग, जो कि कैटल का होता है, उसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, गोबर। गोबर इज अ हिंदी वर्ड। ये होता है रिच इन दिस बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? मिथानोजन। डंग कैन बी ऑल्सो यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस। ओके देखो, डंग, डंग से बायोगैस, गोबर से गोबर गैस, ठीक है। डंग कैन बी ऑल्सो यूज जनरेशन ऑफ बायोगैस, कॉमनली हम लोग गोबर गैस बोलते हैं। तो फिर ये गोबर गैस कैसे बन रहा है? मिथानोजन से बन रहा है। मिथानोजन जब एनारोबिक वाले पार्ट को खा रहा है ना, एनारोबिक बैक्टीरिया, राइट, मिथानोजन, तो फिर ये सेलुलोज में जब खाता है ये, तो फिर सेलुलोजिक मटेरियल में ही खाता है, जिससे कि आपका मिथेन निकलता है बहुत सारा। तो इसलिए अब इसको क्या बोलेंगे, मिथेन को हम लोग बायोगैस बोलते हैं, कैन बी फॉर जनरेशन बायोगैस, ठीक है। अब देखिए, बायोगैस का जो प्लांट होता है, मतलब जिसपे बायोगैस बन रहा है, वो कंसिस्ट करता है कंक्रीट टैंक का, जो कि 10 से 15 फीट डीप होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, कंक्रीट टैंक, याद रखना कंक्रीट टैंक का होता है और ये बायोगैस प्लांट होता है, ठीक है। 10 से 15 फीट डीप होता है, जिसपे कि बायो वेस्ट कलेक्ट होते हैं और एक स्लरी ऑफ डंग को उसके अंदर डाला जाता है। मतलब कि बायो वेस्ट को हमने कलेक्ट किया, और फिर स्लरी ऑफ डंग मतलब कि ना, डंग को जब आप पानी में घोल दोगे ना, तो फिर वो कुछ लिक्विड लिक्विड सा अजीब सा बन जाएगा, वो डाल देते हैं। और एक फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, ठीक है, उस स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर डाल देते हैं, जो कि कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक। अब देखो, टैंक यहाँ पे समझ लो आपका वो बन रहा है, ये आपका समझ लो कवर है यहाँ पे, तो गैस बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है ना, अभी चिपका हुआ थोड़ी ना, ये ऊपर जाएगा और गैस बनेगा और गैस बनेगा, ये अभी इधर आ गया और गैस बना और गैस बना, ये इधर आ गया, राइट। अब ये मैक्स आ गया, निकाल दो पूरा गैस, है ना, इन टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब जो बायोगैस प्लांट होता है ना, उसका एक आउटलेट होता है जो कनेक्ट होता है एक पाइप से टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस, ठीक है। अब देखिए, ये बायोगैस बन रहा है, यहाँ से हम लोग बायोगैस निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, यहाँ से चला गया लोगों के घर पे। अब जो स्पेंट जो स्लरी होता है वो रिमूव होता है अदर आउटलेट से, जो कि यूज कर सकते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन की तरह, है ना। कि देखो, जो स्लरी होता है उस पे, स्लरी मतलब कि वही काउ डंग, है ना, तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन जैसे यूज कर सकते हैं। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरिया, जहाँ पे कि कैटल यूज होते हैं फॉर वेराइटी ऑफ पर्पजेस। रूरल एरिया में ही ज्यादा गाय होते हैं, है ना। तो फिर जो बायोगैस होता है ना, वो रूरल एरिया में ही होता है, बायोगैस जो प्लांट होता है। अब ताकि आपको ज्यादा ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े, है ना, इसलिए हम लोग रूरल एरिया में सीधा बना देंगे, अर्बन में क्यों बनाना है, अर्बन में ऑलरेडी जगह की कमी है। तो फिर जो बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है वो यूज होता है कुकिंग और लाइटिंग के वजह से, मतलब लाइटिंग के लिए बायोगैस यूज होता है, राइट। बायोगैस क्या होता है? कंबस्टिबल होता है, CH4 कंबस्टिबल, एवरी हाइड्रोकार्बन इज कंबस्टिबल, ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एवरी हाइड्रोकार्बन इज कंबस्टिबल। जो इवन नंबर वाले जो होते हैं, इवन नंबर वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इस पे जैसे C2H4, ये थोड़े कम होता है कंबस्टिबल, जबकि C3H6 हो जाएगा आपका, C3H6 तो छोड़िए, C3H8 इजीली हो जाएगा क्योंकि इस पे ऑड है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो इवन वाले होते हैं ना वो पास पास होते हैं,
ठीक है, हम केमिस्ट्री में पहुंचते हैं। और जो पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट है वो यहाँ पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 10 बार ड्रॉ कर लेना है क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखो इधर लेफ्ट साइड क्या होता है, डंग वाटर। ओके, ये होता है डाइजेस्टर। डाइजेस्टर मतलब कि क्या है, यहाँ पे आपका स्लरी है पूरा, यहाँ पे आपके वो मिथेनोजेंस काम कर रहे हैं, मिथानोबैक्टीरिया। ठीक है, मिथानोजेन, हाँ सेम ही चीज है। मिथानोजेन ही मिथानोबैक्टीरिया, मतलब मिथानोबैक्टीरिया में एक मिथानोजेन है। तो फिर अभी यहाँ पे काम कर रहा है स्लरी डंग में, यहाँ से गया मीथेन गैस तो घर पे पहुंचा। इधर लेफ्ट साइड आपका डंग वाटर है, यहाँ से आपका डंग जा रहा है इधर, और फिर ये है स्लज। ठीक है, ये जो आपका जो बचा हुआ जो माल है वो है। ठीक है, अब जो पिक्चर ऑफ बायोगैस, ठीक है, अब जो टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोड्यूसर्स डेवलप इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी बायोगैस प्रोड्यूस डेवलप क्यों हुआ था इंडिया में, क्योंकि एफर्ट्स किसने डाले थे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग बोलते हैं IARI। इसका फुल फॉर्म आ सकता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और खड़ी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC। ओके, देखिए खड़ी के, वी से विलेज, आई से इंडस्ट्री, सी से कमीशन। अगर आपका स्कूल अगर है, जो बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर है भी तो आप बिल्कुल जाइएगा, बट पता नहीं, आपको इतनी जरूरत नहीं है जाने की, है ना। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अच्छा, अब ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, हमने तो अभी कुछ लिखा ही नहीं ना कोने में, हमको कोने में लिखना है हमेशा। अच्छा हमने लिखा है, ये ठीक है। लेकिन आप इतना लिख दीजिए कि जो एनारोबिक होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया रिलीजेस CO2। क्या लिख रही हूँ मैं, रिलीजेस CO2। ठीक है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बायो कंट्रोल रिफर टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट्स और डिजीजेस और पेस्ट। ठीक है, मतलब प्लांट्स के जो डिजीजेस होते हैं और पेस्ट के लिए इस पे बायोलॉजिकल मेथड यूज होते हैं। और देखिए अब जो मॉडर्न सोसाइटी है, ये जो प्रॉब्लम होता है इसको टैकल कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग बाय द यूज ऑफ केमिकल्स, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। अब जो केमिकल होते हैं टॉक्सिक होता है और एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं टू ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, और ये पल्यूटिंग होता है और ये हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करता है, सॉइल ग्राउंड वाटर को पल्यूट करता है। अब ये जो एनवायरनमेंट फ्रूट वेजिटेबल और क्रॉप प्लांट को, एनवायरनमेंट में क्या आता है, सॉइल ग्राउंड और वाटर आता है, ये तीनों हो रहा है, और फ्रूट भी हो रहा है पोल्यूशन, वेजिटेबल का भी पोल्यूशन हो रहा है, क्रॉप प्लांट का भी पोल्यूशन हो रहा है। हमारा सॉइल जो है वो पोल्यूट किससे होता है, वीडीसाइड, टू रिमूव वीड्स। वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स। ओके, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप लिख देंगे यहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स। देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चनिंग सेशन भी करेंगे। ठीक है, बाय कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। अब एग्रीकल्चर में देर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट। ओके, एग्रीकल्चर में पेस्ट होता है जो कि रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस केमिकल। देखिए केमिकल से पोल्यूशन है आपको पता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब नेचुरल प्रिडेशन करेंगे। ओके, प्रिडेशन मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज को मार रहे हैं, राइट। प्रिडेटर क्या करता है, अपने प्रे को मारता है उसको। ठीक है, तो की बिलीव जो है ऑर्गेनिक फार्मर का, ठीक है, ये है ऑर्गेनिक फार्मर की जो बायोडाइवर्सिटी है फर्दर हेल्थ। द मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज। ठीक है, मतलब जितना टाइप ऑफ लैंडस्केप है, मतलब कि आपने एक जमीन पे जितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स उगाए हैं,
उतना ही ज़्यादा वो सस्टेनेबल रहता है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली, आपके लिए हेल्दी रहेगा। ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक फार्मर होता है वो लोग क्या करते हैं, एक क्रिएट करते हैं एक सिस्टम जहाँ पे इंसेक्ट, जिसको कि हम लोग पेस्ट कहते हैं, उसको हम लोग इरेडिकेट नहीं करते, लेकिन उसको हम लोग एक मैनेजेबल लेवल में रखते हैं, जिसको कि हम लोग चेक करना पड़ता है, हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि वैसा उतना ही है कि नहीं, है ना, एक मैनेजेबल लेवल में, तो एक कम लेवल में रखा जाता है। अब कंट्रारी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस मतलब प्रैक्टिसेस क्या होता है, जब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालते हैं उससे अलग है ये। कॉन्ट्रैरी मतलब उसका ऑपोजिट, जो कि ऑफन यूज केमिकल मेथड टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म इनडिस्क्रिमिनेटली। अब जो केमिकल होता है ना वो सबको ही किल कर देता है, आपको लाइफ है मतलब कि हार्मफुल है, हार्मफुल नहीं है, वो सबको ही किल कर देगा। ठीक है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कि सीख करता है डेवलप और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब्स। होलिस्टिक अप्रोच है जिसपे डेवलप हो सकता है वेब्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मायरियड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखो इस पे ना, वेब्स मतलब क्या होता है, जैसे कि जो ईगल होता है वो स्नेक को खाता है, स्नेक फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है, उसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं ना, वही वेब। ठीक है। वेब्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मायरियड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कंस्टिट्यूट करता है फील्ड फौना और फ्लोरा। फौना इज व्हाट, फौना इज योर एनिमल्स। ओके। आपको पता, अगर नहीं पता तो एनिमल्स लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, जितने बार लिखेंगे ना उतने बार याद होगा। ठीक है, उतना अच्छे से याद होगा। फ्लोरा प्लांट्स, प्लांट्स फ्लावर्स, है ना, वही सब। अब जो ऑर्गेनिक फार्मर जो होता है ये व्यू करता है कि जो इरेडिकेशन ऑफ क्रिएचर है, जिसको कि हम लोग ऑफन पेस्ट बोलते हैं, वो सिर्फ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अनडिजायर बट ऑल्सो अनडिजायरेबल फॉर विदाउट देम, ये जो बेनिफिशियली प्रेडेटरी और पैरासिटिक इंसेक्ट जो डिपेंड करता है फूड और होस्ट में, वो भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 10, जो यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर करता है वो हमारा रिड्यूस कर देता है डिपेंडेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल एंड पेस्टिसाइड। हम लोग बायो कंट्रोल मेजर करेंगे, मतलब कि जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कर रहे थे, तो हम लोग क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल और पेस्टिसाइड। ठीक है। अब जो एक important part of biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predator as well as pest, and also their life cycle. ठीक है, आपको फेमिलियर होना पड़ेगा वेरियस लाइफ फॉर्म के साथ जो कि उस फील्ड में रहते हैं, प्रीडेटर और पेस्ट दोनों। ठीक है, प्रीडेटर मतलब जो खाते हैं और पेस्ट जो कि उसको खाते हैं, हाँ पेस्ट भी खाते हैं। ठीक है, और उनके लाइफ साइकिल को, पैटर्न ऑफ फीडिंग का, उनका हैबिटेट जो वो लोग प्रेफर करते हैं, जिससे कि ना आप डेवलप कर पाएंगे कि आप इसको कंट्रोल कैसे करें, है ना। अब जो बहुत ही एक फेमिलियर बीटल है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा, इसके आगे आपको बस रट्टा मारना है, और ये आप लोग साइड में लिख लेंगे ताकि आप 2 बार पढ़े तो आपको 2 बार याद हो। अब बहुत ही फेमिलियर एक बीटल है जो कि रेड और ब्लैक मार्किंग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई। ये यूजफुल क्यों होता है, रेड ऑफ एफिड्स और मॉस्किटो। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो देखो इधर रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब कि जो लेडी बग है, लेडी बर्ड किसको खाएगा फिर बताइए, गेट रिड ऑफ एफिड्स, राइट, लेडी बर्ड, एफिड्स, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई आपको पता है वो कैसा होगा, ड्रैगन फ्लाई ना, पता है एक्चुअली वो मच्छर जैसा ही दिखने में होता है काफी, बस बड़ा होता है, उसके विंग्स भी काफी बड़े होते हैं। मतलब मैं तो बचपन में पकड़ती थी बटर मतलब ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई भी पकड़ती थी, बट अभी आउट ऑफ टॉपिक है। मैंने तो क्या क्या पकड़ा है बचपन में, मैंने छिपकली भी पकड़ा है पता है। तो फिर इधर मॉस्किटोस और ड्रैगन फ्लाई। तो जो ड्रैगन फ्लाई होता है ना ये मॉस्किटोस को खाता है, ठीक है, तो फिर दोनों ना काफी आइडेंटिकल होते हैं, पता है दिखने में, मतलब काफी ही आइडेंटिकल होते हैं। और जो लेडी बर्ड होता है वो एफिड्स को खाता है, हमको नहीं पता एफिड्स कैसे होता है, गूगल कर लेते हैं एफिड्स। देखते हैं एफिड्स कैसे होता है। ओके, एफिड्स
ये होते हैं छोटे छोटे जो ग्रीन कलर के। इनका भी देखिए साइज एकदम गोल होता है लेडी बग की तरह, है ना। इनका भी साइज एकदम लेडी बग की तरह गोल होता है। तो फिर मॉस्किटो एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट। देखिए गोल वाला गोल को खाएगा, ड्रैगन फ्लाई वाला अपने से दिखने वाला को खाएगा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली एक एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट जो कि यूज हो सकता है, जो कि दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। ठीक है, बटरफ्लाई कैटरपिलर कौन कौन कर सकता है कंट्रोल, वो है बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेनिस, थुरिनजेंसिस ऑफन रिटन एज बीटी। ओके, देखिए बी से बैक्टीरिया, टी से थुरिनजेंसिस। देखिए अब हम लोग लिख देंगे इसके बारे में। इसके बारे में थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, ये तो 2 लाइन में खत्म कर दिया है। इसके आगे आपको बीटी कॉटन भी है, ओ माय गॉड। तो ये जो अवेलेबल होता है सैचेट्स में और ड्राइड होते हैं, और ड्राइड स्पोर्ट जो कि मिक्स करते हैं वाटर के साथ और स्प्रे करते हैं वल्नरेबल प्लांट जैसे कि ब्रासिकास और फ्रूट ट्री, जहाँ पे ये जो ईटन होते हैं इंसेक्ट लार्वे से। ठीक है, ये जो ब्रासिकास और फ्रूट ट्री होते हैं ना, इसको हम लोग इंसेक्ट लार्वे से करते हैं। In the gut of larvae, the toxin is released and the larvae gets killed. अब जो बैक्टीरियल डिजीज है ना, वो किल कर देगा कैटरपिलर को, लेकिन leave other insect unharmed. Because of the development of methods of genetic engineering in the last decades or so, साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया है बी थुरिंजिन बी थुरिंजेंसिस, मतलब बैसिलस थुरिंजेनेसिस, और ये टॉक्सिन जीन्स इनटू प्लांट्स। और ये जो प्लांट्स होते हैं रेजिस्टेंट होता है अटैक्ड बाय इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। अब बीटी कॉटन एक एग्जांपल है इसका, जो कि कल्टीवेट होता है कुछ स्टेट में हमारे कंट्री के, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये काफी बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब हमने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले हमारा बीटी, मैं छोटे छोटे लिख रही हूँ, आपको मुझे पूरा लिखना है, पूरा लिखिए बीटी, ठीक है। जिसको हम बीटी लिखते हैं, ये अवेलेबल कैसे होता है सैचेट्स में, ओके। अभी सैचेट्स कैसे होते हैं, सैचेट्स में क्या होता है, ड्राइड स्पोर होते हैं इनके, स्पोर। अब ये जो ड्राइड स्पोर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर, ठीक है। फिर कुछ बना यहाँ पे, फिर अब इसको हम लोग स्प्रे करते हैं, जो कि प्लांट्स होता है उस पर स्प्रे करते हैं। हम लोग किस पे स्प्रे करते हैं, वल्नरेबल प्लांट्स में, जो लोग जिसको कैटरपिलर वगैरह खाते हैं। और ये हम लोग किस पे स्प्रे करते हैं, ब्रासिकास और फ्रूट ट्री, ओके। अब ये जो है ना लार्वे किल करता है, ठीक है। अब जो गट ऑफ ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वे, ठीक है। अब ये जो ईट होता है ना, ये सब जो ट्री है इसको इंसेक्ट लार्वे खाते हैं, और इसके जो लार्वे में होता है ना, ये टॉक्सिन रिलीज होता है और जो लार्वा होता है वो किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने इसके ऊपर स्प्रे करा हुआ है ना, ये बीटी। बीटी क्या होता है, बैसिलस थुरिंजेंसिस। अगर जगह बचा तो मैं वो भी लिख दूंगी, ठीक है। बट वो अदर इंसेक्ट को नहीं खाते। अब कुछ दिनों में ना ऐसे बीटा थ्रंजन टॉक्सिन जो होते हैं ये जीन्स हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आ गया है, अब ये ना जीन्स बन चुके हैं, ठीक है, जीन्स बन चुके हैं। और फिर जो जीन्स बन चुके हैं, वे जीन्स क्या करते हैं ना, ये खुद ही मार देते हैं। अब हमको इनके ऊपर स्प्रे नहीं करना पड़ता है, लोग खुद ही मारते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए बीटी इनके जीन्स में जा चुका है। इसका एग्जाम्पल है हमारा बीटी कॉटन, ओके। बीटी कॉटन है, ये एक एग्जाम्पल है, ये कुछ स्टेट में होता है। ये आप लोग फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इससे आपको मतलब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ पे शायद इसका फुल फॉर्म भी फिट कर सकती हूँ, या फिर आपको शायद लार्वा भी लिख लेना चाहिए। इसको कौन खाता है, इन लोगों को कौन खाता है, इन दोनों को इन दोनों को खाते हैं लार्वे, ठीक है। किसका लार्वा, इंसेक्ट, इंसेक्ट लार्वा खाता है इनको, ओके। और ये बीटी कॉटन है, और बीटी का क्या है फुल फॉर्म,
बैसिलस थुरेन, मेरे को शायद इसको मिटाना चाहिए, तो थोड़ा सा ऐसे घुमा के लिख लेंगे। थुरेन जे जियंसिस, थुरिंजियंसिस, बैसिलस थुरिंजियंसिस, ये देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। आपने लिख लिया होगा मेरे साथ, मैं मान के चलती हूँ। एक बायोलॉजिकल कंट्रोल जो कि डेवलप होता है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है, ऑफ डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा, ठीक है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ओके, प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होता है? फंगस ट्राइकोडर्मा। अब जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होते हैं, ये होते हैं फ्री लिविंग फंगी, जो कि वेरी कॉमन किस्म होता है रूट इकोसिस्टम में। इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स होता है सेवरल प्लांट पैथोजन का। ये इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट काफी सारे प्लांट पैथोजन का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका और एक नया पॉइंट है, मैंने शायद उधर भी कराया था। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक है, ठीक है, इधर 1 लिख दीजिए, इधर 2 लिख दीजिए, ठीक है। इसको भी लिखने के लिए जगह चाहिए। आपने तो इतना बड़ा ऑफकोर्स नहीं लिखा होगा, है ना? मैं नहीं लिखा, तो मैं इसको मिटा देती हूँ। तो फिर इसको मिटा देंगे, तो फिर थोड़ा सा अंडरलाइन मिट जा रहा है, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन, बायोलॉजिकल कंट्रोल बिंग डेवलप्ड बाय यूजिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। और ये देखिए इधर फंगस ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा लिख लेते हैं हम लोग पहले। ट्राइकोडर्मा क्या है? फंगस, ओके, फंगस होता है और ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग फंगस। फंगस लिख चुका है, तो फ्री लिविंग और इधर फंगस। बहुत कॉमन किस पे होता है? रूट इकोसिस्टम में, रूट इकोसिस्टम में। और ये इफेक्टिव होते हैं काफी प्लांट में, ठीक है, इफेक्टिव इन सेवरल प्लांट्स। ये भी याद रखना, ये प्लांट डिजीज को करता है, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग बैक्यूलो वायरस, जो कि पैथोजन होता है जो अटैक करता है इंसेक्ट को। हमने इसके पहले के 2 पढ़े, ये लार्वा को करता है, ठीक है, ये प्लांट को बचाता है, प्लांट को इफेक्टिव इन सेवरल में मतलब कि प्लांट को बचाता है, ये भी प्लांट को बचाता है। और ये किसको बचाता है? ये भी प्लांट को ही बचाता होगा, ठीक है, पढ़ लेते हैं। अटैक इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स। अब जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलो वायरस जो होते हैं वो यूज होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट आर इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। बैक्यूलो वायरस ये पैथोजन होता है जो कि अटैक करता है इंसेक्ट को और दूसरे आर्थ्रोपोड। हमने आर्थ्रोपोड पढ़ चुका है, राइट। आर्थ्रोपोड में बताइए कौन कौन आता है? आर्थ्रोपोड में हमारा आता है बटरफ्लाई, है ना, और ड्रैगन फ्लाई भी आ जाएगा, जो कि किसको खा रहा था? ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को, अपने ऐसे दिखने वाले को। लेडी बर्ड किसको खा रहा था? एफिड्स को, ठीक है। एजेंट्स अटैक इंसेक्ट करता है बैक्यूलो वायरस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बैक्यूलो वायरस लिख देंगे। अब लिखते जाइए, ठीक है ना, फ्लो चार्ट है। आप इस यहाँ से वो पढ़ेंगे, वहां से वो पढ़ेंगे, यहाँ से आपको पॉइंट्स में मिल जा रहा है ना। अटैक किसको करता है? इंसेक्ट, इंसेक्ट को मार देता है, ये गायब। आर्थ्रोपोड्स गायब। मेजॉरिटी जो होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट होते हैं इन द जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। देखिए ये था फंगस, इसके ऊपर वाला क्या था? बैक्टीरिया था, बैसिलस thuringiensis, फ्री लिविंग, हाँ बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक, ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया था, इसके नीचे वाला फंगस था। अब ये क्या है? वायरस।
पहले हमने बैक्टीरिया पढ़ा, फिर फंगस पढ़ा, फिर वायरस पढ़ा। यहाँ से आपका थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यह न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। अभी जो वायरस होता है एक्सीलेंट कैंडिडेट्स होता है फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिडियल एप्लीकेशन। मतलब कि तुमको सिर्फ एक ही स्पीशीज को मारना है वैसे के लिए। ये कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता प्लांट, मैमल, बर्ड, फिश और नॉन टारगेट इंसेक्ट को भी। ये डिजायरेबल होता है जब बेनिफिशियल इंसेक्ट जो होता है उसको हम लोग कंजर्व कर रहे हैं ताकि जो पूरा पेस्ट मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, या फिर जब एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को हम लोग जब ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये आई गेस बेस्ट है इन सब में से। इंसेक्ट को अटैक करती है। और फिर ये कौन सा है इसका जीनस? जीनस क्या है इसका? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। अभी जो वायरस होता है, ठीक है, स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है स्पीशीज स्पेसिफिक? जगह नहीं हो रही तो आप लोग स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या हुआ? नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम है। और ये कब होता है? जब हम लोग कंजर्व कर रहे हैं। किसके लिए? कंजर्व बेनिफिशियल बेनिफिशियल इंसेक्ट। ठीक है, अब ये एड किसको करता है? ओवरऑल एड किसको करता है? आईपीएम प्रोग्राम। ओके, और ये क्या करता है? इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को जब हम लोग ट्रीट करते हैं। ओके, इतने में हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, बैक्यूलोवायरसेस। इसको हम लोग बैक्यूलोवायरसेस, फंगस ट्राइकोडर्मा। देखिए, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स हमारे प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल के साथ एनवायरनमेंट जो होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक मेजर कॉज है कंसर्न का। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं, एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर, इसने प्रोड्यूस करा है, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू दिस पोल्यूशन। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। किसकी वजह से? डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से। ऑफ कोर्स अब हमको रियलाइज करना पड़ेगा, हमने अब तक रियलाइज कर चुका है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स है ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ, राइट? हमने जैसे वही तो पढ़ा। और उस पर एक लार्ज प्रेशर होता है टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसलिए हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करना चाहिए, जिसको कि हम लोग बायो फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। इसको समझिए थोड़ा सा, ये समझा चुका है मैंने। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, और हम लोग उस पे जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, केमिकल्स और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। अब जो फर्टिलाइजर्स बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। बट फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाते हैं। अब जो मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर जो है वो होता है बैक्टीरिया, फंगी, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या था? फर्स्ट बैक्टीरिया, याद है आप लोगों को? हाँ, देखिए, फर्स्ट बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन रिलीज करता था। अब जो मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, यस्टरडे द नोड्यूल ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। हमने पढ़ चुका है नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट formed by the symbiotic association of rhizobium। राइजोबियम कहाँ पे होते हैं? रूट्स पे, लेग्यूमिनस प्लांट के। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, जो कि यूज होता है प्लांट्स के थ्रू। इसलिए हमको प्लांट्स उगाने चाहिए। फिक्स न्यूट्रिएंट, ये नहीं,
प्लांट्स यूज करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल, एग्जाम्पल एजोस्पिरिलम और एजेटोबैक्टर, ये लोग एनरिच करते हैं नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल को, ठीक है। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। देखिए फ्री लिविंग इन द सॉइल, एजोस्पेरिलम और एजेटोबैक्टर। तो देखिए नाइट्रोजन कौन कौन कर रहा है, राइजोबियम, राइट। फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक आपको फर्स्ट मिल रहा है राइजोबियम, जो किस पे होता है, रूट्स पे, प्लांट्स के रूट्स पे होता है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। सेकंड एजोस्पेरिलम, ये भी करता है। थर्ड एजोटोबैक्टर, ओके, ये सब लोग नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। देखिए अभी ये सब जो है ये है N2 फिक्सर्स, ये लोग क्या करते हैं, सॉइल की क्वालिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, और फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कमाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना। नाइट्रोजन तो पोल्यूशन फैक्टर है ना। अब देखिए फंगी जो होता है आर ऑल्सो नॉन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट, फंगी भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है प्लांट माइकोराइजा के साथ। मेनी मेंबर, इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। देखिए फंगी और माइकोराइजा, दोस्त दोस्त, ओके, फ्रेंड्स फॉरएवर, कुछ ऐसा हम लोग बना लेंगे। मेनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। मेंबर जीनस किसके बनाते हैं, माइकोराइजा कौन बनाता है ना, जीनस ग्लोमस, इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब ये जो फंगल जो सिम्बायोट होता है ये एसोसिएशन में, द फंगल सिम्बायोट इन द एसोसिएशन एब्जॉर्ब्स फास्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट। ये जो फंगल, ये जो फंगस है, फंगी, ये जिसका सिम्बायोटिक है ना माइकोराइजा के साथ, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को पी लिख देती हूँ, किससे करता है, फ्रॉम सॉइल, और फिर पास किस पे कर देता है, और फिर ये चला जाता है यहाँ से, सॉइल से करता है और फिर ये यहाँ चला जाता है प्लांट्स में, प्लांट्स में पास कर दिया इसने, और फिर और पासेस द प्लांट। अब plants have such association show other benefits, having such association show other benefits also, जैसे कि resistance to root borne pathogens, tolerance to salinity और drought, ठीक है। तो देखिए अभी जब प्लांट होता है ये कौन से बेनिफिट होते हैं, ये पहला होता है रेजिस्ट क्या, रूट बॉर्न पैथोजन, मतलब कि जो रूट में जो पैथोजन होते हैं वो रेजिस्ट कर सकते हैं ये लोग। सेकेंड सैलिनिटी से मतलब टॉलरेंस इंक्रीज, किससे, सैलिनिटी और ड्रॉट, ओके। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। देखिए अच्छा ये साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होता है जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जो कि फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे कि एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एटसेट्रा, ओके। हम लोग साइनोबैक्टीरियम के बारे में भी लिख देते हैं यहाँ पे खत्म। साइनोबैक्टीरिया
ये क्या है? फर्स्ट, एना बेना। और खुद से भी पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे बैठ के सब कुछ नहीं हो जाएगा। फिर हो जाएगा नॉस्टॉक। थर्ड हो जाएगा ऑसिलेटोरिया, एटसेट्रा। ठीक है, अब ये भी क्या करता है? साइनोबैक्टीरिया एन टू फिक्स। ओके। अब पैडी फील्ड्स में साइनोबैक्टीरिया सर्व करता है एक इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजेशन की तरह। ठीक, किसमें? पैडी फील्ड में। ब्लू ग्रीन algae also add organic matter to the soil and increases in fertility. ब्लू ग्रीन algae जो होता है, ये भी ऑर्गेनिक मैटर, ये भी ऐड करता है ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में, और इसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है। करेंटली आपकी कंट्री में एक नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल होगा कमर्शियली मार्केट में, जो कि फार्मर यूज करते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स और रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी भी आपको अपने मार्केट में बायो फर्टिलाइजर्स मिलेंगे, तो आप लोग केमिकल को कम कीजिए, बायो फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा कीजिए। और आपको प्लांट्स उगाते रहने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, प्लांट्स आपको बहुत ज़्यादा उगाना चाहिए। मैं तो बताऊंगी आप लोग हर महीने एक प्लांट उगाओ कहीं पे भी बाहर, और उसको उगने दो। किसी ने काट दिया तो काट दिया, आपने तो कुछ किया ना, वो अपना एक पर्पज ही सर्व करके जाएगा अर्थ पे, राइट? तो इसलिए आप लोग प्लांट उगाओ। एंड थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय गाइस।